Sir Isaac Newton's solar system model versus Rutherford's model of atom. सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि कैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली अंस रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट वेर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट ये तो हम सभी लोगों को पता है कि सर आइजैक न्यूटन का मॉडल इज स्टिल यूज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आखिर क्या ऐसी खास बात है जो कि सोलर सिस्टम में है बट एक एटम में नहीं है? आखिर एटम भी तो सोलर सिस्टम के सिमिलर ही काम कर रहा था, या एटम में कुछ ऐसी खास बात है जो कि सोलर सिस्टम में नहीं है? एटम में कुछ ऐसी चीज है जो कि सोलर सिस्टम के मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? तो सारा का सारा आंसर आज की इस वीडियो में तुम लोगों को मिलेगा। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने ये मॉडल प्रपोज किया कि एटम भी सोलर सिस्टम के जैसा ही दिखता है, एंड सोलर सिस्टम की तरह ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गोल गोल चक्कर काटते हैं। सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स was the main force or the leading force which was ruling or governing the rotational motion, but in the atom it was the Coulomb force which was governing the atom, because Coulomb force और gravitational force approximately same तरह की ही force है। इनके फॉर्मूलाज भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही दिखते हैं। कभी कभार तो ये लगता है कि कुलम भाई साहब ने न्यूटन भाई साहब को कॉपी किया है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों नहीं है। तो जाकर इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। भले ही सोलर सिस्टम का मॉडल और एटम का मॉडल जो कि रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था दोनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली सेम दिखते हो, बट इनमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो प्रोटॉन्स है वो चार्ज बॉडीज है, और यहीं पर एक बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। तुम लोगों ने क्लास 12 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी सुन लो कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अगर वो एक्सेलरेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं। अब मुझे पता है मेरी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा क्लास 10th और 11th की है, इसीलिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता है। सिंपली तुम ये कह सकते हो कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। एंड सिमिलर इज द केस विथ एटम ऑल्सो। एटम में भी इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन के गोल गोल घूमता है तो वो भी एक्सेलरेट कर रहा होता है। अगर तुम लोगों ने 11th की फिजिक्स ध्यान से पढ़ी हो तो तुम लोगों को पता होगा कि सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सेलरेट कर रहा होता है और उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो इसी की वजह से वो चार्ज पार्टिकल यानी हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, और एनर्जी रेडिएट करने की वजह से वो अपना एनर्जी लूज करता रहता है और एट द एंड वो प्रोटॉन में समा जाना चाहिए था। तो इस हिसाब से तो हमारा पूरा का पूरा एटम ही अनस्टेबल होना चाहिए था, सो हेंस पूरा मैटर अनस्टेबल होना चाहिए था। बट हमें तो ये पता है कि एटम इज स्टेबल और हमारा पूरा का पूरा मैटर स्टेबल होता है, इसीलिए तो हम सभी लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो इससे ये कंक्लूजन निकला कि ग्रेविटेशनल मॉडल के सिमिलर हमारा एटम का मॉडल नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें कमियां है जो कि सुधार करने की आवश्यकता है। अब तुम लोग पूछोगे कि ग्रेविटेशनल मॉडल में भी तो ऐसा ही होना चाहिए था, अर्थ भी तो सन के अंदर समा जाना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार अर्थ इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इसकी वजह से होता यूं है कि सेंट्रिपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। बट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने की वजह से वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, और एनर्जी रेडिएट करने की वजह से ही वो न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है। सो हेंस एटम का मॉडल क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के थ्योरी के हैंड टू हैंड नहीं बैठ रहा था। इसीलिए नील बोहर नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया एटम के अंदर।
तो नील बोहर ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, ये एक बहुत ही बड़ा और वाइड टॉपिक है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अगर तुम लोगों को देखना है आर्टिफिशियल सन के बारे में वीडियो तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना, और अगर तुम लोगों को जानना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।